स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से विशु मोहन भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। लेकिन उसके पहले हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी आपकी स्क्रीन पर, वो आपके सामने लगाते हैं। मारुति ने जिप्सी अपनी जो नई गाड़ी थी वो लॉन्च कर दी है। जिमनी 5 डोर जिमनी कंपनी ने लॉन्च कर दी है और इसकी जो शुरुआती कीमत है वो करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी अभी ये अपडेट आया है। हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी शामिल होंगे 1 बजे, जो कि इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन देखिए इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। ये कंपनी ने अपनी नई गाड़ी लॉन्च की है, 5 डोर जिमनी यहाँ पर लॉन्च की है और जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। बिल्कुल, तो चलिए इस पर और ज़्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे और ठीक 1 बजे हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ेंगे। शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि लॉन्च पर और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक ताज़ा अपडेट जो कि मोस्ट अवेटेड था, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और अब ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। अगर सवाल पूछना है आपको तो तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं। इन हैंडल्स के जरिए आप अपने सवाल हमें भेजिए और 9167329108 पर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले मार्केट का एक ले लेते हैं और इस वक्त हम देखें कि आज बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 18,600 के ऊपर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहा है, करीब 55 अंक ऊपर, और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में कारोबार इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा था कि आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी तेजी आई थी और उस तेजी को बाजार कंटिन्यू करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। तो अच्छी तेजी है और मार्केट ब्रेड भी ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आ रही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्टॉक्स में भी शानदार एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स पर नजर डालें तो आज ब्रिटानिया में अच्छी मजबूती और एफएमसीजी स्टॉक से आज सपोर्ट भी मिल रहा है। ब्रिटानिया है 3% ऊपर, टाटा कंज्यूमर में 2% की तेजी है, नेस्ले भी 2% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। और अन्य शेयरों में HDFC लाइफ, BPCL जैसे स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वही कमजोरी है आज ग्रासिम में कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, महिंद्रा महिंद्रा और HCL टेक। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि हल्की वीकनेस के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मजबूती है FMCG में और हेल्थ केयर और ऑटो में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और IT में भी कल की कमजोरी के बाद आज हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखी जा सकती है। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। स्वास्तिका के गिरीश सुडानी और प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार सांदेकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मंदार, सबसे पहले तो आपसे मार्केट पर एक टेक्निकल चेक लेना चाहेंगे। बाजार में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या लेवल है जो कि आप वॉच करेंगे? क्योंकि अब शुरुआत तो अच्छी मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन एक रेंज में ही हम देख रहे हैं कि बाजार कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की जो तेजी है कंटिन्यू रही आगे भी, तो आगे कौन सा लेवल आप वॉच करेंगे या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं सेकेंड हाफ में? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए फिलहाल बाजार अंडर करंट तो पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से अगर देखते हैं, आज 8वां दिन है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इंट्राडे मूव देखो तो इंट्राडे में एक इंडिसीजन काइंड ऑफ ट्रेड है। बाजार ऊपर चलता है, बाजार नीचे भी आ जाता है और फिर जहां पे ओपन हुआ था उसी के आसपास आके क्लोज दे देता है। अब इस तरीके का ट्रेड हमें क्यों देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे का रीजन है कि कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और वो है RBI पॉलिसी। तो जब तक वो इवेंट थ्रू नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि इसी तरीके से बाजार ट्रेड करते रहेगा। अब आज का दिन भी अगर आप देखो तो अंडर करंट पॉजिटिव है, आपने सही कहा, लेकिन निफ्टी फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो निफ्टी फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,742 का। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे लोगों ने वॉच करनी जरूरी है, क्योंकि ये जो पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस का जो रेंज है उसका ये रेजिस्टेंस है
और आज भी अगर देखते हैं तो उसी रेजिस्टेंस के नीचे फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं। तो बुलिशनेस अगर करना हो, यानी एक बुलिश व्यू बनना हो, तो ये लेवल ब्रेक होना ऊपर की तरफ बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी के केस में भी उसी तरीके का ट्रेड है। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जो मैं वॉच कर रहा हूँ 44,525 का है, तो ये लेवल हमने वॉच करना है। जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तो इसी तरीके का एक इंडिसीजन काइंड ऑफ अ मूव इंडेक्स में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये स्क्रिप्ट स्पेसिफिक मार्केट और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज फिलहाल बन रही है। चलिए, तो ये भी हुए इंडेक्स को लेकर, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, पंकज झा है भिंड से। पंकज जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा मदरसन सुमी है। किस तो इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाह रहा था। इसके शेयर मेरे पास 65.25 के भाव से हैं। कब खरीदा है आपने ये शेयर? ये सर मैंने खरीदे थे करीब 2-3 महीने हो गए। मार्च में आपने खरीदा होगा। मार्च में ये ₹60 के आसपास हुआ करता था। गिरीश बताइए, देख के चार्ट, मदरसन सुमी जिसका नाम तो अब बदल चुका है, संवर्धन मदरसन के नाम से ट्रेड हो रहा है, अच्छे भाव पे इन्होंने खरीदा है। साल के लोअर, इस साल का जो लोअर लेवल है उसके आसपास की इनकी खरीद है, अच्छे फायदे में है। क्या करना चाहिए इनको? निकल जाना चाहिए, बने रहें, क्या करें? नहीं, मदरसन सुमी में ऑलरेडी ऑटो सेक्टर्स को लेके काफी बुलिशनेस आई हुई है। हम खुद देख रहे हैं कि पिछले 3-4 क्वार्टर्स के लिए इनके नंबर्स भी ठीक ठाक आए हैं। कंपैरेटिवली जो अभी गवर्नमेंट की जो सब्सिडी प्रपोजिशन है जो ऑलरेडी पेंडिंग है, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ जाता है। तो मदरसन सुमी में ऑलरेडी बने रहने की सलाह है मेरे हिसाब से। इसके लिए 72 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें होल्डिंग बेसिस पे, एंड अगर उसके ऊपर नीचे अगर कहीं पे भी आता है तो अपनी पोजीशन बुक कर लें, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो रहेगा। एंड इसके लिए अपसाइड मुझे 110-115 का लेवल डेफिनेटली दिखाई देता है अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने के। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू स्टॉक पर। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे फोन लाइन पर सोनू जुड़े हैं अपना सवाल लेकर। सोनू जी नमस्कार, अपने सवाल पूछिए। हेलो। वॉल्यूम उन्होंने बढ़ा के रखा है इस वजह से। जी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और जी मैम, अपना मेरा सवाल पूछिए है हमसे। मझगांव डॉक पे। ओके, 900 के भाव में 50 शेयर हैं, और दूसरा मैडम मेरा अदानी टोटल गैस पे है। अदानी टोटल गैस, ओके। ये किस भाव पे लिया आपने? अदानी टोटल गैस मैडम मेरा 700 की बाइंग है, 80 शेयर। ठीक है, दर्शकों से रिक्वेस्ट होगा, हम बार बार उनसे अपील करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, जिससे हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे और आप भी अपने सवाल और अच्छे तरीके से हमसे पूछ पाएंगे। इस कारण देखिए थोड़ी टेक्निकल डिस्टर्बेंस होती है। बहरहाल इनका सवाल है हमारे पास, मझगांव डॉक इनके पास है और काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की। मेरे ख्याल से हाल फिलहाल की खरीद होगी इनकी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस तरह से डिफेंस स्टॉक्स में हम एक रैली देख रहे हैं, खास करके ये शिप बिल्डिंग कंपनियों में शानदार मजबूती है। और अब बात की जा रही है कि जर्मनी और इंडिया के बीच भी कुछ डील हो सकती है और उसमें मझगांव डॉक भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। इंडियन नेवी को कुछ शिप सप्लाई करेंगी। यहाँ पर इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और स्टॉक में हम देख रहे हैं लगातार एक तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। तो पहले इसी पर राय ले लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है गिरीश? मझगांव डॉक काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स ओवरऑल कैसे लग रहे हैं आपको? अभी भी और तेजी के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं? देखिए, डिफेंस सेक्टर में सारी कंपनीज मेजरली मस्टॉक डॉक वगैरह दे लिया जाए, BEL, BHEL, तो ये सारी कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं, क्योंकि इनको ऑर्डर बुक्स, इनकी जो ऑर्डर साइज बुक्स है वो बहुत अच्छी रही, तो इसलिए फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये जो है कि स्टॉक ऑलरेडी काफी मूव दे चुका है, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20% के प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे कर लें, एंड बाकी ये होल्ड कर सकते हैं फर्दर 1100 के टारगेट्स को लेके अगले 3 महीने के। साथ में स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें 990 रुपए का होल्डिंग बेसिस। ओके, चलिए, तो मझगांव डॉक को लेकर ये सलाह गैस पर था 80 शेयर्स इन्होंने
700 के भाव पर लिया हुआ है अदानी टोटल गैस का। यहाँ पर इनको हल्का नुकसान हो रहा है। मंदार, आप सजेस्ट करिए, थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की है हाल फिलहाल में। वैसे तो ये स्टॉक काफी ज्यादा टूटा था और उतार चढ़ाव बना हुआ है लगातार इसमें, तो क्या करना चाहिए? क्या बाइंग प्राइस इनकी सही है? होल्ड करें अदानी टोटल गैस को? पूजा जी, देखिए, अब पिछले 2-3 महीने का अगर चार्ट देखते हैं तो यानी जो हमने फरवरी के महीने में, जैन और फेब में इसमें बिकवाली देखने को मिली, अब पिछले 3 महीने से तो ये रुक गई है और एक बेस बनाने की कोशिश भी कर रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे 630 के आसपास इस स्टॉक में सपोर्ट बनता है, तो ये जब तक रिस्पेक्ट करता है तब तक मुझे लगता है पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 600 का होगा। 600 के स्टॉप लॉस से फिलहाल तो पोजीशन होल्ड कीजिए। थोड़ा लंबे अरसे का व्यू रखिए, 2 से 3 साल का व्यू अगर रखते हैं तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। बेस ऑलमोस्ट बना चुका है, अब यहाँ से गिरावट मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन 600 का स्टॉप लॉस आप फिर भी लगा लीजिए। और अगर इसको थोड़ा और समय देते हैं, लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, तो आपको फायदा देके जाएगी ये कंपनी। दिलीप, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, अदानी विर्मर के 219 शेयर है। ओके, कब की खरीद है आपकी और किस भाव पे खरीदा है आपने? 466.87। ओके, यानी इस साल की खरीद होगी आपकी, फरवरी मार्च के आसपास की? फरवरी मार्च से, और थोड़ा थोड़ा ऐसा एडजस्टमेंट करके लिया है। ओके, क्या करना चाहिए मंदार? इनको रुकना चाहिए? इनके भाव वापस से आएंगे और इनके जो नुकसान हो रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो नहीं रहा है, क्या करें? निवेशक है, रुक सकते हैं? विश्वमोहन जी, देखिए, मुझे तो लगता है कि होल्ड करना चाहिए। एक 2 से 3 साल का व्यू इसमें बनाए रखें तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म अगर देखते हैं तो पिछले 3-4 महीनों से तो ये स्टॉक फिलहाल करंट लेवल्स पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 360 से लेके नीचे की तरफ 330 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर की तरफ 500-510 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये 2 लेवल्स के बीच में फिलहाल तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब भी ये ऊपर में 510 का लेवल ब्रेक करके ऊपर चलेगा तब इसमें एक फ्रेश मूव स्टार्ट हो सकती है, जिस केस में ऊपर में 750 से 850 तक के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं। लेकिन ये रेंज ब्रेक होने की राह देखनी जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि 2 से 3 साल का व्यू इसमें रखें और होल्ड करें। फिलहाल जो स्टॉप लॉस होगा इसमें, स्टॉप लॉस जो आपका पोजीशन के लिए होगा वो 310 का होगा। 310 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन फिलहाल तो होल्ड कीजिए। 310 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 साल का नजरिया रखेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा हो सकता है, ऐसा मंदार मानते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ राहुल गुप्ता हैं झारखंड से। राहुल, पूछिए, क्या सवाल है? माफ कीजिएगा, फेसबुक के जरिए ये सवाल आया है राहुल का। चंबल फर्टिलाइजर है, 600 शेयर है, 320 रुपए के भाव पर। 320 तो मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर का भाव इस साल तो नहीं आया है, पिछले साल की खरीद होगी। गिरीश, क्या करना चाहिए इनको चंबल फर्टिलाइजर में? चंबल फर्टिलाइजर के लिए ये होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी हम जिस तरीके के फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर कहीं पे भी बुलिश हैं इस रेनी सीजन को लेके, क्योंकि फोरकास्ट भी बहुत अच्छा है, तो ये इस पोजीशन को होल्ड करें 260 के एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में, और अगले 3 से 6 महीने के लिए इनको होल्ड करना है। तो 350 से 400 रुपए का एक रेंज दिखाई देता है इस स्टॉक का। तो ये व्यू है, आप होल्ड करके रख सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि आपके भाव के ऊपर भी जाए, ये मानना गिरीश जी का है। चलिए की तरफ, और हमेशा की तरह हम रोज उससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपके सामने लाकर रखते हैं। और अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। देखिए, खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, इसकी अब सोइंग भी धीरे धीरे शुरू होने वाली है। तो ऐसे में खरीफ के नए MSP का भी ऐलान हो रहा है। उससे पहले आपको किसानों के लिए कुछ अहम बातें कमोडिटी के ABCD में कि जीरो बजट खेती के बारे में बता दें। ऑर्गेनिक तरीके से की गई खेती ही जीरो बजट होती है। ऐसी खेती जिसमें कुछ केमिकल या जो पेस्टिसाइड कीटनाशक होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता है। जो नेचुरल तरीके के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खाद, गोबर, सूखे पत्तों से बने हुए होते हैं, वो यहाँ पर जीरो बजट खेती में इस्तेमाल किया जाता है। और ये आमतौर पे पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती ही होती है जिसे हम जीरो बजट खेती होती है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको किसानों को पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। पैदावार बढ़ाने के साथ साथ आपकी लागत कम होती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके आसपास
की चीज़ें होती है, खेतों में ही जो आपके वेस्ट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जीरो बजट खेती के बाद अब दूसरी खेती का जो तरीका है किसानों के लिए है वो है मल्टी लेयर खेती। मल्टी लेयर खेती क्या होता है? तो मल्टी लेयर खेती में होता क्या है, एक ही खेत में एक साथ 4 से फसल आसानी से आप लगा सकते हैं। फसलों में ऐसे ही खेती से कीट का प्रकोप भी इसमें कम रहता है, कीट कम लगते हैं। साथ ही एक ही फसल की लागत में आप 4 फसल कर लेते हैं, इससे आपकी लागत काफ़ी कम हो जाती है, 4 गुना तक लागत कम हो जाती है और मुनाफा इसका 8 गुना तक बढ़ जाता है। खाद और पानी एक फसल जितना खर्च होता है क्योंकि एरिया वही रहता है, लेकिन मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। मल्टीलेयर खेती से 70% तक आप पानी की बचत कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग खेती आप करेंगे तो अलग अलग ये करेंगे, तो ये इसके फायदे हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान और कॉर्पोरेट के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडस्ट्री उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते किसानों को, मुझे इस साइज का इतना फसल चाहिए, इस अवधि के दौरान इतनी सप्लाई आपको करनी है, उसके बदले में ये पैसे दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो पूरी तरह से रिस्क जो होगा वो इंडस्ट्री भी इसमें शेयर करेंगी, तो किसानों के लिए एक अच्छा मौका होता है अपनी कमाई बढ़ाने का, बेहतर भाव लेने का और मॉडर्न तरीके से खेती करने में मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें एडवांस में भी पैसे मिल सकते हैं और एक बढ़िया जरिया होता है उनको मार्केटिंग करने के लिए और उसे खेती को अलग लेवल पे लेकर जाने के लिए। तो ये कुछ खेती के तरीके हैं जिसका किसान अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ज़ीरो बजट खेती यानी कि मल्टी लेयर खेती, अलग अलग तरीके हैं और इसके बारे में जानकारियाँ भी विशुभन आपको दे रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और वापस से चलते हैं आपके सवालों की तरफ। और हमें सवाल आया है ट्विटर पर बिहार से चतुर्भुज जी का। मद्रास फर्टिलाइजर के स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं, करीब 192 शेयर्स हैं, 72 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है और इनकी खरीद के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। हाल फिलहाल की ही खरीद इनकी लग रही है, लेकिन मद्रास फर्टिलाइजर में हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना रहता है और न्यू स्पेसिफिक एक्शन भी दिखता है इन शेयरों में, तो लेकिन इनकी खरीद हाल फिलहाल की ही लग रही है। मंदार, क्या सजेस्ट करेंगे? 72 पर लिया है, चार्ट्स में क्या और तेजी दिखाई दे रही है आपको, और स्टॉप लॉस भी सुझाइए इन्हें। पूजा जी, देखिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में ये जो करंट मोमेंटम है इस स्टॉक को 80 से लेके 82 तक ऊपर ले जा सकता है। 80-82 का रेजिस्टेंस है, इसलिए वहां तक ये स्टॉक चल सकता है, तो वहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। इससे ज़्यादा अपसाइड इस स्टॉक में फिलहाल तो नहीं लग रही है और जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 67 का इन्होंने स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 67 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में है, तो इस ओवरऑल कंसोलिडेशन में है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस अपमूव में बाहर निकलना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये है राय मद्रास फर्टिलाइजर पर फिलहाल होल्ड करिए और अब टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है। अगले सवाल ले लेते हैं और ये हमारे साथ धुले से जुड़े हैं भूषण जैन। भूषण जी नमस्कार, आपका सवाल किस स्टॉक पर है? हेलो हेलो जी भूषण जी, आवाज आ रही है आपको? अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हाँ मैडम आ रही है आवाज। मैडम ग्रेफाइट इंडिया है मेरे पास, 88 शेयर से 587 कब आएंगे, तो क्या करना चाहिए मैम? ओके, ये काफी पहले की खरीद लग रही, कब लिया था आपने ये स्टॉक? हाँ मैडम, इनकी काफ़ी पहले की खरीद लग रही है। 587 पर इन्होंने लिया हुआ था इस स्टॉक को, तो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है ये स्टॉक को दे चुके हैं। और इस स्टॉक में हमने देखा था कि वैसे तो ये 1000 रुपये के आसपास भी गिरा, उसके बाद फिर एक बड़ी गिरावट आई, फिर स्टॉक रिकवर कर रहा है और अब फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो उतार चढ़ाव बना हुआ है, एक तेज़ी देखने के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और नुकसान भी इनको हो रहा है। करीब 18,500 के आसपास का नुकसान भी ये स्टॉक में झेल रहे हैं। गिरीश, क्या सलाह देंगे ग्रेफाइट इंडिया पर? इस वक्त 376 के पास है, लेकिन जो इनकी खरीद है वो लेवल अभी तक नहीं आया, काफ़ी समय ऑलरेडी दे चुके हैं शेयर को, अभी क्या करना चाहिए? देखिए ऑलरेडी बहुत ऊपर की खरीद पे लेके चल रहे हैं ग्रेफाइट को। हालांकि अगर ग्रेफाइट की बात करें तो उन्होंने एक बेस बॉटम बना दिया है, जो बेस बॉटम उनका 275 से लेकर 280 के बीच में बेस बॉटम बन चुका है। तो अभी की सिचुएशन में देखिए नुकसान बुक करने की तो सलाह नहीं दी जाएगी। हालांकि ये होल्ड कर सकते हैं, बट इनकी होल्ड की जो अवधि है वो 1 से 2 साल हो जाएगी।
एंड 1 से 2 साल के अगर ये होल्ड करते हैं तो एक स्टॉप लॉस ये मेंटेन करें 311 रुपए का, और उसके साथ होल्ड करें तो ये अपने लेवल पे कहीं भी आएगा तो उसको एटलीस्ट लेवल टू लेवल पे भी बाहर होके एक बार का एग्जिट कर जाए पूरी। ओके, ठीक है। तो ग्रेफाइट इंडिया अगर आपके लेवल पर भी आता है, यानी कि 500 के ऊपर आपको दिखता है, तो फिर आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, इस स्टॉक से निकलने की कोशिश कीजिए। हालांकि थोड़ा समय देना पड़ेगा वो लेवल्स दोबारा से देखने में, तो वहाँ पर आप निकल सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, और व्हाट्सएप पर हमें आया है कानपुर से अंशुल जी ने सवाल भेजा है। डिवीज लैब है इनके पास, 200 शेयर्स 750 पर इन्होंने लिए हुए हैं, और तो काफ़ी पहले की खरीद लग रही है ये भी, और शानदार मुनाफा हो रहा है। देखिए, ये होता है स्टॉक मार्केट में, कभी कभी हम काफ़ी समय से होल्ड कर रहे होते हैं, नुकसान हो जाता है, और लंबे समय का फ़ायदा भी मिलता है अगर आपने अच्छी फंडामेंटल कंपनी चुनी हो और उसको आप बीच बीच में रिव्यू कर रहे हैं। तो डिवीज लैब में कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अगर हाल फिलहाल के उतार चढ़ाव को अगर निकाल दें तो ओवरऑल इनको लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बने रहने का फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिला है। गिरीश, आप ही सलाह दीजिए, डिवीज लैब के फंडामेंटल्स आगे कैसे लग रहे हैं आपको? फार्मा शेयरों में वैसे हमने हाल फिलहाल में देखा थोड़ा दबाव था, बट अब ये सेक्टर निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सुझाव देंगे? मुनाफा तो इनको शानदार हो रहा है इस वक्त, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले स्टॉक में? हाँ देखिए, ऑलरेडी इतना मुनाफा हो रहा है, काफी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इनको 30% 40% का प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि हम भी देख रहे हैं बाजार भी लाइफ टाइम जी पर है। तो कहीं पे भी ना स्टॉक्स में अच्छे अगर जब भी कोई डेवलपमेंट आता है तो एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग रिक्वायर्ड रहती है। एंड प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये 3100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है अपने पूरी पोजीशन को लेके जो बची हुई है, एंड फर्दर भी उसके लिए होल्ड करके रखें, बट एटलीस्ट 30-40% प्रॉफिट बुक जरूर करें। ओके, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, बाजार भी अपने हाइज के आसपास है, आधा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, और बाकी बचे हुए शेयर्स हैं उसे आप होल्ड कर सकते हैं। तो 50% अगर चाहें तो अपना प्रॉफिट आप बुक करके निकल जाइए स्टॉक से। चलिए, अब अगला सवाल ले लेते हैं, और हमारे साथ दिलीप कुमार जुड़े हैं फोन लाइन पर। दिलीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पर सवाल आया है अमर चंद्र जी का। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर्स हैं इनके पास, 30 शेयर्स इन्होंने लिया हुआ है 302 के भाव पर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये शुगर स्पेस का शेयर है, और हम देखते हैं शुगर में तो न्यूज़ बेस्ड एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखता है। इनकी खरीद हाल फिलहाल की ही लग रही है। मंदार, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए? 302 पर इन्होंने लिया हुआ है, 279 पर है, हल्का नुकसान है, बट क्या करें स्टॉक में? पूजा जी देखिए, पिछले 8-10 महीने से तो ये स्टॉक एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 260 का इसमें सपोर्ट बनता है, ऊपर की तरफ 300 से लेके 310 का रेजिस्टेंस बनता है। तो जब तक इस कंसोलिडेशन में बना हुआ है तब तक पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस जो है वो 200-250 रुपए पे होगा, 250 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड कीजिए। जब भी ये ऊपर की तरफ का वाला जो रेजिस्टेंस है 310 का, ये ब्रेक करके ऊपर चलेगा, तब इसमें 360-365 का टारगेट इसमें बन सकता है। तो फिलहाल 250 के पोजीशन स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए, और एक 6 महीने से लेके 1 साल तक का व्यू रखिए, ताकि इस स्टॉक को कंसोलिडेट करके ऊपर चलने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए उतना समय तो आपको देना पड़ेगा। 6 महीने से 1 साल का होल्डिंग पीरियड है। ठीक है, तो 6 महीने से 1 साल का समय दीजिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग को। अगला सवाल ले लेते हैं, और हमारे साथ दिलीप कुमार जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिलीप जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा पास 300 खादिम इंडिया है। मैंने 210 एवरेज प्राइस पर खरीदा है, तो 1 साल में रख सकता हूँ, और 1 साल में वो कितना जा सकता है अगर बता दे तो वो बहुत अच्छा। ठीक है गिरीश जी, आपसे सवाल होगा, 1 साल के लिए 1 साल का समय ये खादिम इंडिया को दे सकते हैं। हल्का मुनाफा हो रहा है, 210 इनकी एवरेज प्राइस है, तो उसके ऊपर ही है स्टॉक, और बहुत हल्के मुनाफे में है। बट 1 साल के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका? ये कंपनी सही है बने रहने के लिए, या फिर निकल जाए जो भी प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा बहुत उसको लेके? देखिए, खादिम ऑलरेडी बहुत मिक्स मैच नंबर देता है, एंड इनके जो नए स्टोर्स की प्लानिंग थी वो भी एक लेवल पे आके स्टॉप हो गई, तो बहुत ज्यादा बुलिशनेस तो ऑब्वियसली नहीं है। बट हाँ, ये जो है कि अगर इनको होल्ड करना है 1 साल के लिए, तो ये 190 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रखें। पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा
मैं इसके लिए 300 से 350 का एक टारगेट देना चाहता हूँ अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। अगर कोई भी टेक्सटाइल या गारमेंट्स को लेके कोई भी डेवलपमेंट आता है तो कहीं पे भी नहीं, इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत सारे वर्टिकल्स में भी काम करती है, तो उनमें ना कहीं पे भी इनको फायदा मिल जाएगा। तो ये लेवल ऑब्वियसली 6 महीने के एक टाइम फ्रेम में आ सकता है। ओके, ठीक है, तो खादिम इंडिया में ये राय आपको दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। पंजाब से विशाल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विशाल जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार मैडम। हेलो मैडम, मेरे पास वोकार्ड के 198 शेयर्स हैं। हेलो, ठीक है, और ठीक है, आपका सवाल ले लेते हैं विशाल जी। वोकार्ड 220 शेयर्स 198 पर लिया हुआ था और नुकसान हो रहा है इसको, इस स्टॉक में इनको अभी फिलहाल थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया था। स्टॉक में एक गिरावट का दौर भी हमने देखा, हालांकि निचले स्तर से रिकवरी जरूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अभी भी नुकसान में है। वक्त के चार्ट मंदार आपको कैसे लग रहे हैं? क्या इनके लेवल्स जल्द ही दिखेंगे इनको, और मुनाफे के लिए रुके रहना चाहिए इनको इस स्टॉक में, या फिर जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो स्विच कर ले? पूजा जी देखिए, पिछले 10 साल से तो इस स्टॉक ने परफॉर्म किया नहीं है, यानी 2100 का हाई 2013 में किया था, उसके बाद से ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। तो प्राइस तो ये बोलता है कि बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे स्टॉक में आपने पोजीशन बनानी चाहिए। अब बना ली है तो शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखिए, करंट लेवल्स पे 165 और 170 इस तरीके का सपोर्ट बनता है, तो आप 160 के स्टॉप लॉस से आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कीजिए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो निकल जाइए, एग्जिट कर दीजिए इस ट्रेड को। ऊपर में अगर ये चलता है तो मुझे लगता है कि 200 रुपए तक का भाव आपको मिल सकता है एग्जिट के लिए, तो वहां पे आप जरूर एग्जिट कर दीजिए। वोकार्ड में कोई भी उछाल पर एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतने सालों में जब प्रदर्शन नहीं रहा तो फिर ये स्टॉक आपको आपके लेवल पर ही मिल जाए वही बहुत है। बहुत बड़े मुनाफे का आप वेट ना करें, तो सेल एंड राइज की रणनीति अपनाइए और अपना जो निवेश है वो स्विच करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब अगला सवाल लेंगे हम ग्वालियर से। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी जुड़े हैं। गोपाल जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार। हाँ, मेरे पास वोडाफोन आइडिया के 60,000 शेयर हैं, 34 रुपए के एवरेज के पिछले 5 साल से। तो क्या मुझे एवरेज करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए? आप ऑलरेडी इतना समय दे चुके हैं आपको। जब बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा था आपको, तभी थोड़ा डिसीजन यहाँ पर ले लेना चाहिए था। नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि आपने शेयर भी काफ़ी ज़्यादा लेके रखे हैं और 39 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। ठीक है गिरीश जी, भारी नुकसान में है ये वोडाफोन आइडिया में। पिछले 5 साल से होल्ड कर रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पाए स्टॉक को लेकर, और ऐसे स्टॉक में काफ़ी सारे रिटेल निवेशक फंस भी चुके हैं। हम देख रहे थे कि जब गिरावट आई लोगों ने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला इस स्टॉक में। और ऐसे स्टॉक को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े ग्रुप की कंपनियां होती हैं, वोडाफोन हो गई, सुजलॉन हो गई, ये 10 रुपये के नीचे की कंपनियां हैं, लेकिन कारोबार को लेकर, इनके सेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ में इनमें एक्शन देखने को मिलता ही रहता है। भारी नुकसान है इनको स्टॉक में। क्या करें गिरीश जी? वोडाफोन आइडिया वो लेवल तो पता नहीं कब दिखेंगे, लेकिन कोई तरीका बताइए जिससे इनका जो नुकसान की भरपाई है वो हो सके। देखिए, हम ऑलरेडी बार बार शो में यही बताते हैं कि एटलीस्ट आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के इस तरीके के ट्रेड्स में बहुत लॉस आते हैं। अब अगर बात करें इनके रेट्स की, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक लो बना के 5.7 टैग लो बना के और थोड़ा सा अपसाइड दिखाया है, बट बिजनेस में कोई बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट हुआ हो तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि अभी ठीक है, ये नीचे के लेवल्स पे थोड़ा बहुत कर करके एवरेज करें, बट बहुत ज्यादा एवरेजिंग की भी सजेशन नहीं देंगे हम। तो एटलीस्ट ये 5.70 से लेकर 7 रुपए के बीच की एक एवरेजिंग थोड़ी बहुत रखें, ताकि इनका जो लेवल है वो कहीं पे भी 12-13 रुपए के एक लेवल पे आ सके। उसके बाद ये एटलीस्ट पोजीशंस को बाहर करें, क्योंकि इस रेंज पे लॉस बुक करने की भी सजेशन तो नहीं देनी चाहिए।
ठीक है, एवरेज करने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर गोपाल जी, और ये रणनीति सुझा दी गई है। 50,000 नहीं 60,000 शेयर इन्होंने लिए हुए थे, तो भारी नुकसान में है। हमारी सहानुभूति आपके साथ, लेकिन कोशिश करिए इस स्टॉक में कोई भी तेजी आए आप निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड एक्शन की वजह से हम देखते रहते हैं वोडाफोन में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो स्टॉक से निकलने की कोशिश कीजिए और अपना निवेश हम शो के दौरान काफ़ी सारी कंपनियां डिस्कस भी करते रहते हैं, उसमें आप स्विच करिए, जिससे कि जो नुकसान है आपका उसमें थोड़ी कमी हो सके, वहां पर आपको राहत मिल सके। अगला सवाल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल महाजन जी ने हमें पूछा है, नाल्को पर है इनका सवाल। 10,000 शेयर्स इन्होंने 76 पर लिए हुए हैं नाल्को के, और अच्छा नुकसान माफ़ कीजिएगा, अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको इस स्टॉक में। 83 पर इस वक्त कारोबार भी कर रहा है, और मेटल स्टॉक में उतार चढ़ाव बना हुआ, बट ओवरऑल नाल्को का चार्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। मंदार जी, आपका क्या व्यू बन रहा है नाल्को पर? पूजा जी, देखिए पिछले एक साल से करीबन 11 महीने से तो स्टॉक ऊपर में इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 86-87 के लेवल पे। तो वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ही जाता है और वहाँ से ये स्टॉक नीचे आ जाता है। तो ये लेवल वॉच करना बहुत ज़रूरी है। ये लेवल एक बार अगर ये ब्रेक कर देता है तो उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव हमें देखने को मिल सकती है। तो 87 का ये लेवल जो है ये वॉच कीजिए। ये ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर से एक बार पूछे तो ऊपर के टारगेट्स भी रिव्यू कर पाएंगे। फिलहाल तो मुझे लगता है कि पोजीशन जो है वो होल्ड करनी चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो 78 का होगा। अब इनकी खरीदारी 76 की है, तो इनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी 78 का स्टॉप लॉस भी अगर ट्रिगर हो जाता है तो भी मुनाफे में ये निकल सकते हैं। और 87 का ऊपर की तरफ जो लेवल है रेजिस्टेंस वो वॉच करना है। 87 के लेवल्स को वॉच करिए, उसके बाद वापस से रिव्यू कीजिए आपकी, क्योंकि निचले स्तरों पर आपने एंट्री लेने की कोशिश की तो अच्छे लेवल पर एंट्री ली, उसका फायदा भी आपको मिला है, लेकिन 87 के लेवल का वेट कीजिए नाल्को पर। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये भी हमें ट्विटर पर आया है। नारायण जी का RCF है इनके पास, 6,000 शेयर्स इन्होंने 118 पर लिया हुआ है। क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली है इन्होंने, इस वजह से करीब करीब 50,000 से ज़्यादा का नुकसान इनको स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। अभी फिलहाल 109 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है RCF का। और आज हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर शेयरों में काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। RCF में भी पिछले एक हफ्ते अच्छी तेज़ी दिखी है, हालांकि पॉइंट वाइज देखेंगे तो इतनी तेज़ी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही नज़र आ रहा था। मंदार, आपसे ही सवाल होगा, RCF पर अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? 118 पर इन्होंने लिया हुआ था, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है इनको, तो ये लेवल्स कब तक दिख सकते हैं दोबारा से? पूजा जी, देखिए RCF के केस में जो होल्डिंग पीरियड है ये थोड़ा 2 से 3 साल का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शायद यही जो करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। और इस तरीके का व्यू इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 साल में इस स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया सा अपमूव देखने को मिला। 25 से ये 140 तक ऊपर में ये स्टॉक चला। तो इस तरीके का रिटर्न जनरेट करने के बाद कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट कर देता है, तो उसी तरीके का एक फॉर्मेशन इस स्टॉक में भी बन रहा है। 115 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनता है, 90 रुपए का नीचे की तरफ सपोर्ट बनता है। ये दो लेवल्स के बीच में ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। होल्डिंग समय आप 2 से 3 साल का कीजिए तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले इसमें टारगेट्स भी बनेंगे। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 85 का होगा। 85 के स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कीजिए। ओके, तो स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया है, पोजीशन को होल्ड करने की राय। व्हाट्सएप पर सवाल आया है हमें दिल्ली से लक्षित जैन का। डेल्टा कॉप है इनके पास, 100 शेयर्स 245 पर लिया हुआ था, 248 तो स्टॉक का अभी 52 वीक हाई हमें दिखाई दे रहा है, और उसी के आसपास इन्होंने स्टॉक में एंट्री भी ली है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है ये शेयर, बट गिरीश जी, डेल्टा कॉप आगे के लिए क्या व्यूज हैं आपके इस स्टॉक पर? डेल्टा कॉप डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए स्टॉक, क्योंकि मैंने आप ही के चैनल में आकर डेल्टा कॉप का ऑलरेडी एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है 220 के रेंज पे। मुझे 255 से लेकर 270 का लेवल दिखाई देता है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। ऑलरेडी काफी अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है कंपनी का, एंड अब जो नए क्वार्टर नंबर्स आ रहे हैं वो भी काफी डेवलप्ड है, नए लाइसेंसेस भी रिलीज हुए हैं इनको, तो इसलिए डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल डेल्टा कॉप होल्ड करिए। अभी हल्के नुकसान में है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, आगे स्टॉक में आपको मुनाफा ही होगा। फेसबुक पर अगला सवाल हमें भेजा है लखनऊ से राजेश जी ने। इनके पास है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स,
40,000 शेयर्स 65 के लेवल पर इन्होंने एंट्री की हुई थी। काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री की है। IDFC फर्स्ट बैंक, हम आपको बता दें, जितने भी एनालिस्ट हैं फंडामेंटल टेक्निकल, सभी ने 40-45 के लेवल पर यहाँ पर एंट्री लेने का सुझाव ज़रूर दिया होगा। और अब देखिए स्टॉक 75 के पास आ चुका है। गिरीश जी, आप ही सजेस्ट करिए। IDFC फर्स्ट बैंक अब 75 पर आ चुका है। अभी भी यहाँ से और तेज़ी के लिए इन्हें बने रहना चाहिए या फिर कुछ मुनाफा बुक कर लिए? नहीं, इनको डेफिनेटली IDFC में बड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स में इनकी जो लोन बुक्स की ग्रोथ आई है, इन्होंने NPAs का जो रिड्यूशन करा, उसमें डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के बाहर आया है। एंड 70 का जो एक लेवल था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल काम कर रहा था, जो ऑलरेडी क्रॉस करके काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। तो कहीं पे भी 82 से लेकर 85 का एक रेंज होना चाहिए अगले 1 से 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो डेफिनेटली ये वर्कआउट। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहें इस स्टॉक में आगे और भी मुनाफे के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें व्हाट्सएप पर आया है। राज का DCW है इनके पास, 1500 शेयर्स 48 पर इन्होंने लिया हुआ है 48 पर, और नुकसान हो रहा है क्योंकि 1500 शेयर्स लिए हुए इन्होंने। छोटी कंपनी है, छोटी पेट्रोकेम कंपनी है, मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है और लिक्विडिटी भी इतनी कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। केवल 1300 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। मंदार, क्या इस कंपनी को आप ट्रैक करते हैं? चार्ट्स पर कैसी लग रही है आपको कंपनी, और तेजी के लिए बने रहे स्टॉक में? पूजा, देखिए पिछले 1.5 साल से तो ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंसोलिडेशन में है। इसमें नीचे की तरफ 40 से लेके 35 तक का सपोर्ट है और ऊपर में 60 से लेके 65 इस तरीके का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन और कुछ समय चलने वाला है। अगर पोजीशन होल्ड करनी है तो 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, 30 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का जो स्टॉक होता है कि जो 2 लेवल्स के बीच में ट्रेड करता है, इसमें स्विंग ट्रेड जरूर कर सकते हैं। यानी आपकी खरीदारी ऊपर की हो, आप सपोर्ट लेवल पे जब भी ये स्टॉक आ जाता है तो आप बाय कीजिए, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, यानी 35 के आसपास आप बाय कीजिए, 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख दिए, ऊपर में ये चलता है 50-55 तब प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है वो कम हो। ठीक है, चलिए, मंदार से थोड़ा संपर्क टूट रहा है, टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन DCW में एक स्ट्रैटेजी बता दी गई आपको प्ले करने की। ये थोड़ा और नीचे आए तो फिर यहाँ पर और शेयर्स आप खरीद सकते हैं, अपनी जो बाइंग प्राइस है उसको नीचे ला सकते हैं, एवरेज करने की कोशिश कीजिए, और फिर कोई उछाल आता है तो वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक रेंज में ही 2 प्राइस के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसी को आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। ये रणनीति है, बाकी फंडामेंटल कोई व्यू यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर, मॉनसून की दस्तक हो चुकी है और केरल में अगले 48 घंटों में मॉनसून पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। मॉनसून वैसे 4 जून को आना था, ये थोड़ा 3-4 दिन लेट होने की भी बात फोरकास्ट आया था IMD की तरफ से और स्काईमेट की भी तरफ से, लेकिन अब IMD का ये एक लेटेस्ट फोरकास्ट आ रहा है कि अगले 48 घंटों में, यानी कि जो डेट उन्होंने दी थी 9 जून के आसपास की, उसी डेट पर अब अगले 48 घंटों में मॉनसून पहुंचने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इसके क्या मायने हैं और इस खबर पर और ज़्यादा हम कवरेज लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ देर में हमारे साथ विश्वमोहन भी जुड़ेंगे जो कि इस खबर पर और ज़्यादा बारीकियाँ आपके साथ शेयर करेंगे।